प्रिंट सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी आज इस हफ्ते एक और नई किताब पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार, और जो सरकार है अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनके बीच का जो रिश्ता है, और आरएसएस से आने वाले प्रचारकों जो सत्ता में रहे, वो जब सत्ता में रहे तब आरएसएस से उनके क्या संबंध रहे, कैसे संबंध रहे, उनके बीच क्या क्या चुनौतियां रहीं, और अभी जो मौजूदा सत्ता है उनके बीच कैसे संबंध है, इस पे विस्तार से एक किताब लिखी है संघ और सरकार, संतोष कुमार जी ने। वो पत्रकार हैं और लेखक हैं और पिछले 20 सालों से आरएसएस और संघ पर और बीजेपी के रिश्तों पर काम कर रहे हैं और उन्होंने काफी रिपोर्ट्स की हैं। तो ये इनकी किताब है संघ और सरकार नाम से। तो संतोष कुमार जी से हम आज इस चर्चा में बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि संघ और सरकार के बीच कैसे रिश्ते हैं, और पिछले 20 वर्षों में जब से इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए तब से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की अभी हाल में जो सत्ता चल रही है, उसके बीच का जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको इस किताब में दर्ज करने की कोशिश की है। ये बहुत ही विस्तार से किताब लिखी गई है, इसलिए 400 पन्नों की लगभग किताब है। तो इस किताब पे हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़ रहे हैं इस बातचीत में। बातचीत शुरू करने से पहले मैं इस किताब के बारे में आपको बता दूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे 1998 में, तब से लेकर कैसे वो सरकार में रहे, फिर आरएसएस के साथ उनका जो मन मुटाव रहा, स्वदेशी जागरण मंच, आर्थिक मुद्दों पे बहुत सारी असहमतियां थी, उनके बारे में जानकारी है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का जो दौर था उसके बारे में ये जानकारी है, और कैसे तब के तत्कालीन आरएसएस के जो सरसंघचालक थे सुदर्शन जी, उनके साथ इनके कैसे संबंध रहे, कैसे मनमुटाव था, उसको दर्ज किया है। फिर 2009 में जब बीजेपी फिर से एक बार हार गई, उसके बाद कैसे वो जो दौर था 2009 से 2013-14 तक का, उसको लेखक ने संक्रमण काल कहा है बीजेपी का। तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे, इस किताब में उसके बारे में भी जिक्र है। और 2014 के बाद जब सत्ता में आई भाजपा फिर से, उसके बाद आरएसएस से कैसे समन्वय रहा, इस पर विस्तार से इन्होंने लिखा है। और आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और आपने लिखा, उसमें आरएसएस से जो उसका मातृत्व संगठन है बीजेपी का, उस दौर में जो टसल हुआ और अभी का जो हम समीकरण देखते हैं जिसमें आरएसएस और भाजपा के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है, कोई पिछले 7-8 सालों में कोई विवाद सामने नहीं आया है, तो उस दौर के क्या कारण थे, और क्या अब जब सत्ता में पहुंच गई है इतनी मुश्किलात के बाद बीजेपी, तो आरएसएस भी क्या ये समझ गया है कि सत्ता में रहने से ही उसका विस्तार हो पाएगा? अगर वो सत्ता से बाहर रहती है तो उसका विस्तार और उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं, वो उस तरीके से भारत में लागू नहीं हो पाएंगी। इस बारे में हमें आप बताइए। हाँ, देखिए कृष्णवाणी जी, पुस्तक पर चर्चा के लिए आपने मुझे बुलाया है। अगर इस पुस्तक के बारे में मैं अगर इसको पहले एक दो शब्दों में ये बात कहूँ, तो अमूमन क्या होता है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति जो होती है, या अगर हम कहें कि किसी भी इतिहास, मतलब किसी इतिहास का भी एक अपना अपना कहीं ना कहीं उसकी एक शुरुआत होती है। इन बिंदुओं को समझने से पहले मुझे ये मैं बताना चाहूंगा कि आज की स्थिति में जो भाजपा सरकार में है और संघ परिवार के साथ, विचार परिवार के साथ जो समन्वय है, तो आज ये स्थिति अगर बनी है तो उसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। उस संघर्ष को हमने 98 से 96 से कह सकते हैं, 98 से खासतौर से शुरू किया है। मेरा इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो मेरा एक उद्देश्य था, मैं पहले उसको रखना चाहूंगा कि अमूमन संघ के बारे में बहुत चर्चाएं होती है, भाजपा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है, लेकिन जब सत्ता में पहली बार बीजेपी आई थी, जिसको कहते हैं कि विचार परिवार की पहली सरकार जब आई, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि शुरुआत में ही जब वाजपेयी सरकार थी उस समय समन्वय बहुत ही बेहतर नहीं कहा जा सकता, और उसका असर ये हुआ कि 2004 में कार्यकर्ताओं के बीच, काडर के बीच एक ऐसा असमंजस बना कि पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। और आपने जैसा अभी कहा कि 2004 से जो 14 का काल था, जिसको मैंने संक्रमण काल लिखा है, तो बहुत मतलब संघर्ष उस बीच में पार्टी में उठापटक चलती रही। संघ की ओर से बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने रखे गए नेतृत्व को लेकर के,
अटल अडवाणी खासतौर से उनको लेकर के बहुत सारी बातें हुई। तो उसका नुकसान मतलब पार्टी ने उसमें देखा, और उसके बाद जब 2009 में खासतौर से संघ में एक पीढ़ी परिवर्तन हुआ, संघ में खासतौर से जब सुदर्शन जी के बाद मोहन भागवत जी को कमान सौंपी गई, उसके बाद एक नए तरीके से बदलाव की जो पटकथा कह सकते हैं, स्क्रिप्ट कह सकते हैं, वो लिखी गई। और 14 में जब सरकार बनी, तो चूंकि वो पूर्व का अनुभव जो 98 से खासतौर से 2004 तक जो एक अनुभव था, उसको मुझे लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन से ही निकले हुए व्यक्ति हैं, संगठन की उपज है और संगठन की अहमियत को बहुत बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद, या यूं कहें कि जस्ट आने से पहले ही, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ऐसा ढांचा तैयार कर दिया कि कोई भी समन्वय की जो बातें होती हो, या कोई ऐसा लगे जहां मतभेद हो सकते हो किसी इश्यूज पे, तो बंद कमरे में संवाद और समन्वय से चंद मिनटों में वो चीजें सुलझा ली गई। जैसा आपने कहा कि पिछले 7-8 सालों में कोई ऐसा विवाद आपको बाहर सार्वजनिक तौर पर देखने को या सुनने को नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं हुए, मुद्दे ऐसे बहुत सारे थे जिसपे विवाद की स्थिति बन सकती थी, लेकिन वाकई बंद कमरे में चंद मिनटों में वो विवाद सुलझा लिए गए। तो उसका एक ही मंत्र था, वो है संवाद और समन्वय, जिसका फायदा, जिसको अगर मैं कहूं कि संवाद और समन्वय का एक जो सबसे बेहतरीन फायदा ये हुआ कि संघ हो और भाजपा दोनों ने अपना वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक, इस तीनों आधार पे अपने आप को आगे बढ़ाया। तो उससे एक जो जिस नए भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, निश्चित तौर से जब संगठन और सत्ता के बीच एक तालमेल होता है, तो एक नई दिशा, विकास को या प्रगति की जो बात की जाती है, उसको एक नई दिशा मिलती है। आपने जो एक सवाल पूछा अभी, उसमें ये जोड़ा कि क्या सत्ता के समय ही इनका विकास होता है, या इनका 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 आधार बढ़ता है? नहीं, मेरा मेरा कहने का बिल्कुल, इस पुस्तक को आप जब बहुत विस्तार से देखेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता के समय ही विस्तार होता है। निश्चित तौर से जब आप सत्ता में होते हैं, तो चूंकि आप एक बहुमत का नेतृत्व कर रहे होते हैं, सत्ता में जब आप काम करते हैं, तो सार्वजनिक रूप से आप पे निगाह होती है, आपको सब लोग आपकी आलोचना, आपकी तारीफ, सारी चीजें होती हैं। तो निश्चित तौर से उसका एक असर होता है। लेकिन संघ परिवार की सोच को अगर मैं कहूं, तो संघ परिवार की सोच में सत्ता सर्वोपरि नहीं है, सत्ता प्रथम नहीं है। उनकी सोच में सामाजिक आधार को बढ़ाने और एक राष्ट्रवाद की बात जो करते हैं, राष्ट्रीयता की जो बात संघ करती है, वो मेन फोकस होता है। लेकिन सत्ता में रहते हुए निश्चित तौर से सत्ता का एक प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। सत्ता में रहते हुए संघ का जो एक मकसद है, या बीजेपी का जो मकसद है इस वक्त का, कि भविष्य में जब हम सत्ता में रहें या ना रहें, अपना एक ऐसा वैचारिक समूह, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दे, जिसको थिंक टैंक के आधार पर हम कह सकते हैं, कि भविष्य में एक दबाव समूह के तौर पे वो बनी रहे। जी, मैं यहीं से बात आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि वैचारिक तौर पे एक ऐसी मजबूती हासिल कर ले संगठन, तो इसी में बहुत सारी चीजों को 2015-16 के बाद शुरू की गई कि यूनिवर्सिटीज में आरएसएस या एबीवीपी उतनी मजबूत नहीं थी। वहां पर कैसे आंदोलन शुरू हो, वहां पर कैसे आरएसएस के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल हो, इसको लेकर एक पूरा कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें देश भर के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज के कुलपति शामिल हुए। तो इसके पीछे क्या सोच थी? आरएसएस को क्यों लगता था कि इतने बड़े संगठन के बाद भी वो अपने विचार को लोगों तक, खास करके जो उच्च वर्ग वाला जो क्षेत्र है, जहां से नीति निर्धारण तय होता है, वहां पर वो नहीं पहुंचा पा रही है? इसके पीछे क्या सोच थी? और हरियाणा भवन में जो मीटिंग हुई, उसके बारे में भी आप हमें बताइएगा, जो आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है जिसका। बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण जी, मैं संघ को ये बात बहुत खलती रही बहुत लंबे समय तक कि हम मजदूर वर्ग में, समाज के अन्य वर्गों में एक अच्छी पैठ हमारी बनी है, और संघ ने हमेशा सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए काम को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ग, और खास तौर से जो बुद्धिजीवी वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक बौद्धिक आंदोलन जो संघ ने खड़ा किया है इस वक्त। जब आप याद करेंगे वाजपेयी सरकार बनी थी, उस समय बहुत सारे ऐसे संस्थान थे जहां लगता था कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहें जो हमारे विचार परिवार से मेल रखता हो, या उसके अंदर वो समझ हो, तो ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिल पाते थे। क्योंकि जो बौद्धिक जगत है, उसमें बहुत लंबे समय तक वामपंथ का एक बहुत गहरा प्रभाव रहा है,
और यूं कहें कि उन लोगों ने बहुत लंबे समय तक डिक्टेट किया है चीजों को। तो ऐसे में संघ को इस बात का मलाल था कि 93 इयर्स होने के बाद भी जब हम इतना सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और सत्ता में रहते हुए भी, खास तौर से जिस हरियाणा भवन की मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, आपको जेएनयू कांड याद होगा कि जब वहां पे नारे लगे और एक आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखा, उस समय संघ को इस बात, और हाँ उसी समय एक और चीज, रोहित वेमुला का कांड इस बीच में हुआ। मतलब ऐसी बहुत सारी स्थितियां जन्मी की लगा संघ को कि हम बौद्धिक जगत में अपनी जो बातें हैं वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या हमारी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो ऐसे में हम ऐसा एक वर्ग खड़ा करें। तो हरियाणा भवन में पहले दिन मुझे याद है कि पहली जो मीटिंग, उसमें 12-14 लोग थे। उसके बाद एक विस्तारित मीटिंग हुई जिसमें 60 लोगों की एक बैठक हुई जेएनयू कांड के बाद। और उसके बाद उस बैठक में तय किया गया कि हम इसको बड़े पैमाने पर आगे लेके जाएंगे, और जो प्रज्ञा प्रवाह नामक संगठन है संघ का, जो आनुषंगिक संगठन जिसको बोलते हैं, तो वो पहले से मौजूद थी लेकिन उस तरीके से एक्टिव नहीं थी। तो उसको एक्टिवेट किया गया। जे नंद कुमार जो केरल के हैं, उनको ये कमान सौंपी गई, और उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जो थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, उनके जरिए संघ और भाजपा ने एक समन्वय के साथ चीजों को आगे बढ़ाया, जिसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे, चाहे वो शैक्षणिक जगत हो या कला जगत हो या फिर बाकी जो अन्य सेक्टर्स हैं, उसमें संघ ने अपनी भूमिका को बढ़ाया है। जी जी। जो नरेंद्र मोदी का जो जो कार्यशैली है उसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं 2014 के बाद भी, लेकिन आपने इस किताब में उसका विस्तार से जिक्र किया नहीं। जो जहां जहां सवाल उठे सिर्फ भूमि अधिग्रहण बिल पे किया, और भी बहुत सारी चीजें थी, कि किसान विरोधी आंदोलन, जो किसान आंदोलन था, उस पर भी किया। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कार्यशैली थी, क्योंकि वो नेहरूवादी दौर से होकर आए थे, जब 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ तो उसमें भी गांधीवादी समाजवाद की बात की गई थी। तो गांधीवादी समाजवाद से आगे बढ़कर जो नरेंद्र मोदी की अभी की कार्यशैली है, उसमें जब आप 20 साल से भाजपा और आरएसएस को कवर कर रहे हैं बतौर पत्रकार, तो आप क्या बदलाव देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का जो दौर था और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो दौर है, इसमें वैचारिक तौर पे कितना बदलाव हुआ, सबको साथ लेकर चलने की जो शैली है उसमें कितना बदलाव हुआ, और राजनीतिक तौर पे अपने विरोधियों को लेकर जो अटल जी थे वो काफी उदार थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता कमोबेश निष्ठुर रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप अपने 20 साल के अनुभव से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अटल जी की सरकार के समय भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही मतलब सब कुछ खटा हुआ था। अटल जी के समय भी समन्वय था, लेकिन उस समन्वय में कमी ये थी कि चूंकि पहली बार सत्ता में आए थे, और वो पहली बार किसी भी चीज के किसी अनुभव की एक शुरुआत होती है। सिस्टम में कई बार होता है कि सिस्टम का अपना काम करने का एक तरीका होता है, तो चाहे वो पेटेंट का मामला हो, बीमा का मामला हो, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, आर्थिक मुद्दे खास तौर से, जिसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी वाला जो मामला मैं बता रहा हूँ कि वो एक ऐसा उदाहरण है दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, कि जब भी समन्वय की बात आती है तो उसमें एक उदाहरण के तौर पर वो रखे जाते हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने अपना पद्म भूषण सम्मान जो दिया गया वो लेने से मना कर दिया था, ये कह के कि हमसे भी कुछ योग्य लोग हैं। जो उनकी नाराजगी थी बहुत सार्वजनिक थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसपे, जैसे अब रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की हम बात करें, यशवंत सिन्हा को वाजपेयी जी ने भेजा संघ से बात करने के लिए। जब संघ से उन्होंने बातचीत के बाद रास्ता सुलझा और संघ बाद में उस चीज के लिए मान गया। रही बात कार्यशैली की, ये जो आपने कहा कि एक निष्ठुर उनकी जो नीति में दिखता है मोदी और अमित शाह को लेकर के, जो आपने कहा, मैंने अपनी पिछली किताब में भी इस चीज का जिक्र किया हुआ है। और चूंकि वो किताब, हम कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है हमारी, उस किताब का एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। उसमें हमने भाजपा की पूरी कार्यशैली, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को बहुत विस्तार से रखा है। भारत कैसे हुआ मोदी में वाली पुस्तक में हमने उसमें कहा था कि ये एक छवि जरूर है बाहर, हम पत्रकारों के बीच या बाहर एक कुछ लोगों के बीच ये छवि जरूर है कि वो लोग एक तरफा निर्णय लेते हैं, अपनी ओर से जो निर्णय लेना होता है ले लेते हैं। लेकिन अगर आप बारीकी से चीजों को देखें, कोई भी निर्णय वो अपने एक तरफा या मन में जो आ गया ऐसा नहीं लेते हैं। इनकी कार्यशैली ही इनके बहुत अलग है। कार्यशैली बिल्कुल अलग इसलिए है कि कोई भी काम, मैंने उस पुस्तक में एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना होता है, कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाना है किसी स्टेट में हमें,
तो उसके लिए भी कम से कम 5 से 6 लेयर्स होते हैं उनके चयन के। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा या अमित शाह जी ने सोचा और बना दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले राउंड में, जैसे मैंने उसमें बताया है कि पहले राउंड में जैसे वो क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल चेहरे हैं, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो या प्रोमिनेंस के आधार पे हो, एक चेहरे छाटे जाते हैं। उसमें 10-12 नाम जब आते हैं, फिर उसका स्क्रूटनाइज किया जाता है कैटेगरी वाइज। फिर कैटेगरी वाइज स्क्रूटनाइज करने के बाद थर्ड फेज में ये देखते हैं कि हमें किस कास्ट को बनाना है और किस कास्ट को नहीं बनाना है। कास्ट से मतलब ये होता है कि मतलब जातिवाद को लेकर के नहीं होता है, लेकिन प्रतिनिधित्व देने की जो बात होती है उस फॉर्मूले पे सोचते हैं। चौथे राउंड में एलिमिनेट किया जाता है कि अब इसमें से इनको नहीं बनाना, इनको नहीं बनाना और ये बनाने हैं। अब लास्ट में 2 या 3 जो नाम बच गए उस पर विचार परिवार से एक बार चर्चा होती है और 5वें 6ठे राउंड में जाकर के वो नाम अनाउंस होता है। ये एक प्रक्रिया है इनके काम करने की। ऑपरेशन 370 आप इस पुस्तक में जो मैंने जिक्र किया है, अगर आप देखेंगे, लोग सोच रहे होंगे या जानते, बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि नहीं एक झटके में उन्होंने काम कर दिया। आए सत्ता में, नई सत्ता थी, 303 सीटें लेकर के आए थे, उन्होंने अपने बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिया। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। 3 साल पहले से जी उस कश्मीर में काम शुरू कर दिया गया था। क्या काम शुरू किया गया था, बहुत विस्तार से इस पुस्तक में उसका जिक्र है कि कैसे जो एक कश्मीर के बारे में कहा था 370 अगर हटा दिया गया तो कश्मीर में बिल्कुल आग लग जाएगी और देश में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत तरह की बातें होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरे 3 साल एक जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जनसंघ के जमाने के या उस 370 के समय के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसका उर्दू और डोगरी में अनुवाद कराया गया। एक क्वेश्चनर्स बनाया गया। क्वेश्चनर्स बना करके, ऐसा नहीं क्वेश्चनर बना करके सामने रख दिया गया किसी के सामने कि इसको इसका जवाब आप दीजिए, ऐसा नहीं। वो बैक ऑफ माइंड, मान लीजिए एक जो टोली बनी हुई है, जो समूह बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप बैक ऑफ अपने माइंड में वो क्वेश्चनर रखता था और लोगों से जाके, जैसे हम और आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जाके चर्चा करते थे कि 370 हटा तो क्या होगा, नहीं हटा तो क्या होगा, इसके क्या फायदे हैं, नुकसान है। मतलब बातचीत की शैली में उसको अंदर बिठाया गया लोगों के बीच कि क्या है 370, इसका प्रभाव क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, इस पर चर्चा हुई। प्लस ऐसे लोग छांटे गए कि वाकई जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो इसका विरोध कर सकते हैं, जो लोगों को बरगला सकते हैं, तो एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी निर्णय जो होता है, इस नरेंद्र मोदी सरकार की बात करूं, कोई भी निर्णय एक तरफा नहीं होता है। मैं एक पत्रकार के नाते ये मतलब मैंने बहुत करीब से महसूस किया है कि हर चीज पे एक फीडबैक मैकेनिज्म इनका काम करता है और उस मैकेनिज्म के आधार पे ही निर्णय लिए जाते हैं। और वो निर्णय, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हम परंपरागत राजनीति को देखते हैं, परंपरागत तरीके से सोचते हैं कि अरे अच्छा नहीं, ये नहीं तो अब ये बनेगा। लेकिन वो अपने प्रक्रिया में एक ऐसा नाम लेकर के आ जाते हैं कि बाद में लगता है कि अरे ये तो उन्होंने लगता है मनमानी कर दी। जी लेकिन आर्टिकल 370 वाली जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें आपने लिखा भी है किताब में कि 3 साल पहले से ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं गया था किसी को कि हम ये पूरा जो अभियान चला रहे हैं वो किस लिए चला रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो ये निर्णय लिया गया, इसके बारे में भी कैबिनेट तक में सबको, कैबिनेट तक में जानकारी नहीं थी। सिर्फ जो ऊपर के 3-4-5 लोग थे उनके बारे में ही जानकारी थी। क्या एक सरकार में जब पूरा कैबिनेट है, जो हमारा जो संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा है उसमें पूरे कैबिनेट फैसला करती है, और तो उसमें कैसे अगर इसको बाईपास कर दिया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए क्या ठीक था क्या कि सिर्फ 3-4 लोग ही इतना बड़ा फैसला कर पा रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा बहुत साधारण मुद्दा नहीं था। एक इतिहास की बहुत बड़ी जो जिसको हम कह सकते हैं कि बात थी, या बहुत बड़ा निर्णय जो था इतिहास का, उसको बदलने की बात थी, जिसकी मांग जो है करीबन 6 दशक से चल रही थी। जी बिल्कुल। जिसके लिए संघ की कई पीढ़ी आगे आई और कई कुर्बानियां भी हुई। ये मुद्दा अगर सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो नेतृत्व करता है, और जो आप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग अनभिज्ञ थे इस मुद्दे से। इस मुद्दे पे क्या करना है ये सबको मालूम है। हाँ, ये नहीं बताया गया, उसके पीछे रीजन यही है कि वहां पे अगर खबर पहले चली जाए तो उसका परिणाम क्या होता, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही लोगों को आप एक्टिवेट कर देते हैं और यह निर्णय लेने में सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता। कई बार जब राष्ट्र हित में ऐसे कुछ निर्णय जब लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन चीजों को पहले ही सार्वजनिक कर दिया जाए। जी जी। और इस किताब में एक और आपने दिलचस्प चीज लिखी है कि जब आरएसएस में भी पीढ़ीगत बदलाव हो रहा था, उसी समय भाजपा में भी ये पूरा जो सिस्टम था वो चेंज की तरफ बढ़ रहा था। तो उसमें मोहन भागवत की जो उम्र है
और नरेंद्र मोदी की जो उम्र है उसमें भी काफी समानता है, लगभग एक ही पड़ाव के लोग हैं। लेकिन के एस सुदर्शन की जो उम्र थी और अटल बिहारी वाजपेयी की जो उम्र थी उसमें बहुत फासला था। क्या ये भी कारण था उनके टकराव का कि अटल बिहारी वाजपेयी उम्र में बड़े थे, तो अपने जो जैसे जो छोटे व्यक्ति थे उनकी बात सुनने में वो भी समन्वय ना होने का कारण था? लेकिन जब पीढ़ीगत बदलाव हुआ 2009 के बाद, तो ये उम्र का जो एक फासला जो जो बराबर ही था, तो उसमें वो उम्र की वजह से भी चीजें और बेहतर होने लगी और नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक तरीके से फेवरेट बनते नजर आए। तो इस चीज को नहीं आप मेरा देखते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उम्र की वजह से, क्योंकि संगठन जो काम करता है, संगठन की अपनी अलग कार्यशैली है। संघ के बारे में मुझे एक बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, एक केलकर साहब, जो शायद शिवराज सिंह चौहान जी के, मतलब शिवराज सिंह चौहान के साथ, मतलब वो जब युवा थे तो उनको उन्होंने प्रमोट किया था। उसमें जब इमरजेंसी के समय की बात मैं बता रहा हूँ, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि संघ में जो कार्यकर्ता होते हैं उसमें उम्र या अनुभव जैसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। संघ का एक स्ट्रक्चर ऐसा है, बीजेपी का एक स्ट्रक्चर, संगठनात्मक स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा कम समझ वाला भी है या उसका अनुभव नहीं भी है, अगर उस पद पर बिठा दिया जाए तो वो बहुत आसानी से काम करके लेके चला जाएगा, काम कर देगा वो, क्योंकि संगठन का एक अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ढांचा बना हुआ है। तो ये उम्र के फासले वाली बात मुझे ज्यादा उसमें सहमत नहीं हूं मैं। लेकिन मेरा ये जो, मतलब मैंने जो इसमें पूरे शोध में ये मैं महसूस किया कि अंतर सिर्फ ये था कि पहली बार चूंकि सत्ता में आए थे, संघ चाहता था उस समय कि जो चीजें हमारी लंबे समय से चली आ रही है और पहली बार हम सत्ता में आए हैं तो हमारे सारे मुद्दे तत्काल सॉल्व हो जाएं। लेकिन सिस्टम को आप भी जानते हैं कि सिस्टम अब किस तरीके से काम करता है, जिस वजह से चीजें संभव नहीं हो पाती थी और वो टकराव के तौर पर सामने आता था। कई बार चूंकि आप जब सिस्टम में काम कर रहे हो तो समझाने का वो समय नहीं हो पाता है। आप निर्णय ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब विरोध होता है उसके बाद समझाने आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मतभेद के रूप में ही सामने दिखता रहता है, जब तक चीजें सामान्य ना हो जाए, या अगर सामान्य हो भी जाता है तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा इन दोनों के बीच मतभेद था इस मुद्दे को लेकर के। इस समय की जो स्थिति है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो 2004 तक का एक कड़वा अनुभव जिसको कह सकते हैं, अतीत का जो अनुभव था, तो नरेंद्र मोदी ने संगठन के व्यक्ति के रूप में भी और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने इस सरकार को भी समझा और संगठन को भी समझा। जब उन्होंने यह समझ लिया कि क्या, कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कमियां हैं, तो सत्ता में आने से पहले उन्होंने हर चीज का एक स्ट्रक्चर बनाया। जो आप कह रहे हैं कि चाहे वो कुलपतियों की नियुक्ति हो, चाहे किसी भी तरह का कोई मुद्दा हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच से बात करना हो, किसान संघ से बात करना हो, बीएमएस भारतीय मजदूर संघ से बात करना हो, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया कि अगर ये भारतीय मजदूर संघ का ये मुद्दा है तो हमारे तरफ से ये दो मंत्री होंगे, पार्टी से एक व्यक्ति होगा जो इनफॉर्मली अपना सेटअप पे बात करेगा, डिस्कशन करेगा। ये गलत नहीं है किसी भी जगह से। कोई भी राजनीति में जब सत्ता में आप होते हैं तो किसी ना किसी संगठन से आप चर्चा जरूर करते हैं, किसी एनजीओ से चर्चा जरूर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चर्चा करना गलत है। तो उन्होंने एक इनफॉर्मल सेटअप खड़ा कर दिया, जिसका जिक्र मैंने इसकी पुस्तक में कुछ उदाहरणों के साथ किया है कि कौन सा मंत्री किससे बात करने के लिए अधिकृत किया गया था, कौन सी नियुक्ति कैसे होनी होती है और कौन बीच में इसमें इंटरवीन करता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे कि प्रधानमंत्री तक जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस वजह से एक जो समन्वय हम कहते हैं कि समन्वय बेहतरीन जो हुआ है, उसके पीछे रीजन ये है। उम्र वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, जो मैंने उम्र वाली बात इसलिए इसलिए आपको बताई कि विनय सीतापति ने एक किताब लिखी थी जुगलबंदी करके कुछ साल पहले, तो उन्होंने इसका बारे में जिक्र किया था, तो मुझे लगा कि आप भी इस चीज को अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इसके इतर अगर जाएं तो 2025 में संघ के 100 साल हो जाएंगे। तो 100 साल हो जाएंगे और तब तक मोदी सत्ता भी सत्ता में रहेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो उस दौरान संघ जब उसके 100 साल हो जाएंगे तो उस पड़ाव को वो कैसे देखती है और आप कैसे देखते हैं कि जब 100 साल होते हुए नरेंद्र मोदी मतलब भाजपा की ही सत्ता बरकरार रहेगी देश में, तो उस दौरान की क्या भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संघ इस समय, अगर संघ को आप देखेंगे, संघ इस बात को अब समझ गया है कि सिस्टम में रहते हुए जो सरकार, आपकी आपकी विचारधारा की सरकार अगर आसीन है अपने पद पे, तो संघ को मालूम है कि जितने होने वाले काम हैं वो तो आसानी से हो जाएंगे और वो हो भी रहे हैं।
लेकिन जो काम नहीं होने वाले हैं या जो काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो जो सिस्टम का तरीका है उसके जरिए यह संभव नहीं है। यह बात अब संघ मान चुका है। संघ इस बात को लेके अडामेंट नहीं होता, किसी बात पे लेके जिद नहीं रार नहीं ठानता कि ऐसा होना ही चाहिए। हाँ, कुछ एक ऐसे मुद्दे आते हैं जहां लगता है तो वो जैसा मैंने पहले ही कहा कि एक बंद कमरे में बातचीत से चीजें सुलझ जाती हैं। जो बात आप कर रहे हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष जब होगा संघ की स्थापना का, निश्चित तौर से संघ इस वक्त ये मानता है कि हम जो चाहते थे, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे जो अन्य मुद्दे हैं, जो वैचारिक रूप से जिनकी वो लंबे समय से कल्पना करते थे, वो आज सिस्टम अपने सरकार जो है उस सिस्टमेटिक तरीके से उसको आगे बढ़ा रही है। चाइना वाले मसले पे जो संघ ने देखा कि किस तरीके से भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और चीन को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के मसले पे उसके बाद जो विश्व में जो भारत की बढ़ती हुई धमक है इस वक्त, या जो कह सकते हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम और जो दुनिया में अन्य देशों की सहायता में मतलब भारत की जो लीडरशिप वाली भूमिका है वो किस तरीके से उभर के आई है, तो ये संघ के लिए बिल्कुल एक सुकून देने वाली बात है। जो मैंने अंतिम अपने चैप्टर में मैंने इसका जिक्र किया है कि एक सुखद एहसास की ओर संघ की अनुभूति संघ को हो रहा है। लेकिन बाला साहब देवरस ने जब 1970 के आसपास सामाजिक समरसता की बात की थी, उसी को लेकर अभी सौहार्द पे जो आपने बात कही, उसी को देखें तो पिछले 7-8 साल में सांप्रदायिक तौर पे और धार्मिक तौर पे भी काफी कटुता फैली है समाज में, जिसमें अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के साथ काफी आरोप लगता रहा है कि भेदभाव जैसा चीजें हुई है। काफी सारे दलितों के खिलाफ भी ऐसी घटनाएं हुई है, झारखंड में हुई है और राजस्थान में हुई है। तो इन चीजों से कैसे पार पाए भाजपा, और कैसे उसने देखा, क्योंकि दलितों को जोड़ने का बहुत प्रयास कर रही है भाजपा, और वो काफी हद तक 2014 में भी और 2019 में उससे ज्यादा तौर पर वो सफल भी हुई है। तो दलितों के को लेकर जितने अपराध बढ़े हैं उनको और जो मुसलमानों को लेकर जो चीजें पैदा हुई हैं, ये बहुत ज्यादा चुनौती है, और वो सामाजिक समरसता की जो नीति है संघ और भाजपा उसके वो खिलाफ जाती हुई दिखती है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए कृष्ण जी, मैं बहुत करीब से जब इन चीज़ों को देख रहा हूँ, मैंने मुस्लिम राजनीति पे बहुत काम किया है। इससे पहले मैं जब इंडिया टुडे में था तो भारतीय मुसलमान देश में कम जेल में ज्यादा, जिसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अवार्ड भी, राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड भी दिया था। मैंने बहुत करीब से काम किया है, काफी पिछड़ापन मुझे दिखा, और बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी कि मतलब मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। उन एरियाज में मैं देवबंद कई बार जा चुका हूँ, वहाँ स्थानीय लोगों से, चाहे वो वहाँ के रेक्टर से, वहाँ के पढ़ने वाले छात्रों से, सबसे मैंने बातचीत की है। मैंने ये महसूस किया कि, और अब जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और फिर 19 में भी जब रिपीट हो गए, तो हम ये देख रहे हैं कि एक प्रकार से मतलब नरेंद्र मोदी को हमेशा से, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस ने इस तरीके से निशाना साधा, मौत का सौदागर, और पता नहीं क्या क्या चीजें कही गई, यानी उनको एक निगेटिव तरीके से प्रचार करने की कोशिश की गई। यही वजह रही कि इधर जो एक दूसरा वर्ग जिसको कहा जाता है, उसमें प्रधानमंत्री को लेकर के, खासकर से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को लेकर के एक अलग पहचान बनी। एक पत्रकार के रूप में जो मैंने महसूस किया, मुझे ये लग रहा है कि बहुत कट्टरता दूसरी तरफ भी है कि आप अगर प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी बात को सुना जाए, उनकी वो जो कह रहे हैं उसको भी हम सुने, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कर क्या रहे हैं कि वो जो भी है, यानी अभी तक मैंने ये नहीं सुना है कि नरेंद्र मोदी ने कभी कहा हो कि नहीं जी हिंदू और मुसलमान की उन्होंने बात की हो। अभी भी जब मंच से वो बात करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि देश के संसाधनों पे सिर्फ अल्पसंख्यकों का हक है। जो मैंने अभी तक महसूस किया है, वो सबके विकास की बात करते हैं। और मुझे एक सब कार्यकारिणी की बैठक याद आ रही है, जब उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक पहले की बात, जब केरल में उनकी एक कालीकट में एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी बीजेपी की। अगर आप नरेंद्र मोदी की उस स्पीच को निकाल करके देखें तो उन्होंने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या चाहते थे। एक जो लोगों ने उस वक्त विवाद बनाया कि उन्होंने मुस्लिम्स के प्यूरिफिकेशन की बात की है, एक्चुअली वो कुछ अलग शब्द था उनकी ओर से। तो उस समय बीजेपी की सोच यही थी। आज मैंने ये जो महसूस किया उसमें ये मैंने देखा कि बीजेपी को लेकर के ये है कि बहुत एग्रेसिव सोच रहती है कि कुछ भी हो बीजेपी को हराना है, किसी और को वोट दे देना है लेकिन बीजेपी को हराना है।
अगर ये कट्टर सोच अगर आपकी होगी तो निश्चित तौर से ये दिखेगा कि बीजेपी कुछ कर रही है। अगर मैं एक कट्टर होते हुए ये सोचूं कि मुझे बीजेपी को हराना है और मैं बदले में किसी को ही वोट दे दूंगा, तो निश्चित तौर से उनका किया हुआ काम मुझे खराब ही दिखेगा। एक जो दूसरी चीज जो मुझे एग्रेशन इसलिए भी दिखता है कि अगर आप पुराना इतिहास पलट के देखें, मैं एक बार 2013 में लव जिहाद को लेकर के एक स्टोरी करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था। मैं लोगों की धारणा बता रहा हूँ कि लोगों ने जो मुझे बताए कि जब यहाँ सपा की सरकार होती है और सपोज करिए मान लीजिए कि मुस्लिम और यादव के बीच कोई विवाद हो गया, आपसी झगड़े हो गए और मामला थाने तक पहुंच गया, तो थाने में मुस्लिम जो संप्रदाय का व्यक्ति है उसका अपर हैंड रहेगा। पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा होता है। और जब बसपा की सरकार होगी, मायावती की सरकार होगी और मुस्लिम और दलित में लड़ाई हो गई, तो भी अपर हैंड उनका होगा। ये लोगों के वर्जन थे वहां पे, ये मेरा कोई नहीं है। लेकिन अगर उस समय ये धारणा थी तो निश्चित तौर से लोगों के मन में जब सत्ता इस तरह की आएगी तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं आएगा कि भैया अब तो हो गया, अब हम भी आपको जवाब देंगे। आखिरी सवाल जो है इस किताब से, वो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जब ये किताब आप लिख रहे थे और काफी विस्तार से किताब में सारी घटनाओं को लिखा गया है, तो इसमें आप संदर्भ सूची का इस्तेमाल नहीं करते हैं आखिर में। तो मेरा ये आपसे शिकायत भी है कि जब आप इतनी विस्तार से किताब लिख रहे हैं तो उसमें संदर्भ सूची, क्योंकि बहुत सारे पाठक ऐसे होते हैं जो संदर्भ सूची से बाकी जगहों पर भी जाते हैं और पड़ताल करते हैं कि वहां पर और क्या चीजें क्या लिखी गई हैं। तो इस किताब में पढ़ते हुए निश्चित तौर से तो वो मिसिंग लगी मुझे। नहीं कृष्ण जी, अगर आप इस किताब में देखा होगा तो मैंने हर जगह पे डेट वाइज चीजों का जिक्र किया है कि ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है। एक्चुअली मेरी जो आदत है लिखने की, मैं बताऊं आपको, मैं जो जीता हूँ वो मैं लिखता हूँ। ये मेरा खुद का, इसको आप रिपोर्टर डायरी कह सकते हैं। जो मैंने रिपोर्टिंग की है उसी का ये विस्तारित रूप है। मैंने जो जीवन में समझा है, चीजों को बहुत करीब से देखा है, हो सकता है बहुत सारी चीजें मैंने अखबारों में लिखी भी हो, अपने मैगजीन्स में लिखी भी हो, लेकिन किताब में जिस तरीके से मैंने एक सिलसिलेवार तरीके से, जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, रिपोर्टर डायरी कह सकते हैं, यही वजह है कि मैंने पिछली किताब में भी ऐसी कोई संदर्भ सूची नहीं डाली है। क्योंकि संदर्भों का जिक्र अगर आप देखेंगे तो मैंने कई जगह लिखा है कि मैंने फलानी तारीख को, इस तारीख को नवज्योति के इंडिया गेट से कॉलम में ये लिखा, इंडिया टुडे की मैगजीन में फलानी तारीख को या फलाने इशूज में ये कहा गया है। वो जनरली मेरे खुद के आर्टिकल्स होंगे जो मैंने लिखे हैं वहां पे। मैंने इस तरीके से किताबों को लिखा है। जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए, और हम अपने पाठकों और दर्शकों से यही चाहेंगे कि वो इस किताब को खरीदें। ये तमाम ई-कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल है और इस किताब को पढ़ें तो आपको आरएसएस और संघ और जो भाजपा है इसके बीच, जो सरकार है इसके बीच कैसा तालमेल रहता है, कैसे अलग अलग चीजों पे मनमुटाव भी होता है, कैसे वो ठीक करते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो उसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा कि इस किताब में जो अगर 2-3 शब्दों में मैं कहूँ, एक तो वही कि 98 से लेकर के 2004 तक जो सरकार रही वैचारिक, उसके बीच आपसी समन्वय का अभाव क्यों था, और 4 से 14 के बीच जो सत्ता से पार्टी बाहर हुई बीजेपी, तो किस तरीके से एक टकराव का माहौल रहा, अनुशासनहीनता रही, एक बहुत संघर्ष दिख रहा था। और उस संघर्ष से जब बाहर निकल करके पार्टी आई है तो कैसा एक अद्भुत समन्वय दिख रहा है। और उस समन्वय का फायदा दोनों संगठनों को, और खासतर से हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्र हित में भी ये बात है कि दोनों संगठनों को भी अपना हर चीज, चाहे वो मैंने जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार की जो मैं बात कर रहा हूँ, तीनों क्षेत्र के लिए अपना आधार बढ़ाया। और फिर उससे एक फायदा ये हुआ है कि राष्ट्र को एक नई दिशा मिली, चाहे वो जो लंबे समय से विवादित मुद्दे थे उनको सुलझाए गए, 370 हो चाहे बाकी चीजें, तो एक सुखद एहसास की ओर मामला बढ़ा है। और इसी समन्वय को हमने इसमें रखा है और कई उदाहरणों के साथ रखा है। जनरली क्या होता है कि कई बार आप जब किताबें लिखते हैं तो आपने एक जो आपके दिमाग में धारणाएं हैं, उस धारणाओं के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन मैंने पिछली पुस्तक भी जब लिखी और ये पुस्तक भी, मैं उदाहरणों के साथ जो चीजें हैं आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपके मतलब आप उसको याद भी, आपके स्मरण में रहेंगी वो चीजें। ये मेरा उद्देश्य रहा है इसमें। मैंने इसलिए कहा कि इसमें काफी विस्तार से सारी घटनाओं का और एनेक्डोट्स काफी हैं इसमें, छोटी छोटी घटनाएं जो आपने रिपोर्टिंग के दौरान आपने देखी, तो उसका विस्तार से जिक्र है। तो जो भी पाठक इसको पढ़ेगा उसको बहुत सारी चीज जानकारी मिलेगी। तो और ये इंग्लिश में भी एक है, इसका सेम इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अच्छा, तो जो इंग्लिश के पाठक है वो इसको पढ़ सकते हैं। तो द प्रिंट सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ
हमारे साथ जुड़े रहें और आगे और भी अंकों के साथ अगले सप्ताह हम एक नई किताब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।